Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 307 Jealous रुद्रांश, काव्या वरुण की किस। वही दामिनी जिसकी हालत ऑलरेडी खराब थी, फिर से 2 थापड़ खाकर उसके कान सुन हो गए। उसका चिल्लाना भी बंद हो गया। जब उस नज ने देखा कि दामिनी चुप है तो वो बोली, हूँ अब जब तो होश में आ गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। इतना कहकर वो बाहर चली गई। वो ऐसी औरत के आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। वहीं अब जाकर दामिनी को रियलाइज हुआ कि वो एक नस थी, और अभी उसे मार के चली गई। अब आगे दामिनी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके गाल में फिर से दर्द होने लगा था। उसका मन कर रहा था अभी जाकर उस नस को थापड़ मार दे, पर वो जानती थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी। पहले जब यशराज उसके साथ होता था, वो बिना सोचे समझे किसी को भी थापड़ मार देती थी। पर इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग था। यशराज अब नहीं था, और ना ही उसके पास प्रॉपर्टी थी। वो बेड से उठी और वार्ड के बाहर चली गई। जैसे ही वो प्रिया के रूम में आई उसने देखा प्रिया की आंखों से आंसू बह रहा था। ऑफकोर्स उसने नस को बात करते हुए सुन लिया था कि उसकी मोम को बाहर सब मार रहे हैं। प्रिया के पास अब कुछ नहीं था, ना मेहरा फैमिली का सपोर्ट, ना वो खूबसूरत चेहरा, और ना ही अच्छी बैकग्राउंड। सब कुछ उससे छीन गया था। और अब उसके डैड भी नहीं थे, जिन पर उसे इतना भरोसा था। और उसकी मोम के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं था। ऊपर से साइना और बाकी सब भी उसकी मोम को परेशान कर रही थी, मार रही थी। ये सब देखकर उसे गुस्सा, नाराजगी और दुख हो रहा था। काश वो मेहरा फैमिली के साथ होती। पहले सब कैसे किसी प्रिंसेस की तरह उसे ट्रीट करते थे। वो जो चाहती थी उसे वो सब मिल जाता था। परेशानी से वो इतनी नफरत करती थी कि उसने उसके खिलाफ साजिश किया। और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ईशानी तो खुश होगी, पर वो यहाँ अपंग होकर बेड पर पड़ी हुई थी। क्या मेहरा फैमिली में किसी को भी उसकी याद नहीं आती होगी? क्या वो एक बार भी उससे यहाँ मिलने नहीं आने वाले हैं? क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? दामिनी चिंता करते हुए बोली। प्रिया ने अपनी मोम को देखा, जिनका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। आंखें, नाक, हाथ सभी जगह चोट लगा हुआ था। अपनी मोम को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत देर में पता चला कि वो उसकी मोम थी। वो तो पहले भी मिली थी, पर वो अपनी मोम के साथ ज्यादा वक्त कभी बीता नहीं पाई थी। प्रिया तो बोल भी नहीं सकती थी। ये सोचकर दामिनी को और भी बुरा लगा। वो प्रिया की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम चिंता मत करो बच्चा, मोम तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। मैं जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलूंगी। यशराज कैसे मरे वो ये तो नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि यशराज डॉक्टर ईशा और क्वीन दोनों को ही ढूंढ रहा था। उनकी टीम को क्वीन चाहिए थी, और पारस सिसोदिया को डॉक्टर ईशा चाहिए थी। अगर उसे पैसे या अपनी बेटी की ट्रीटमेंट में मदद चाहिए, तो उसे पारस सिसोदिया की किसी आदमी को ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त रायजादा फैमिली राजवंश विला में आई हुई थी। वो ईशानी से मिलने आए थे। काव्या थोड़ी मायूस थी। वरुण भी आज अपने फैमिली के साथ ईशानी को देखने आया था। जैसे ही काव्या और वरुण ने एक दूसरे को देखा, तो काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि क्या वरुण ने मूव ऑन कर लिया है। क्या अब वो उस लड़की को पसंद करता है, जिसे उसने आज वरुण के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। वरुण भी बस काव्या को देख रहा था। काव्या की आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। काव्या ने अपनी आंसू छुपा लिया, और अपने मोम डैड के पास बैठ गई। रोहिणी जी की नज़र काव्या और वरुण पर भी बार बार जा रही थी, जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रोहिणी जी और मनन जी ने गहरी सांसें लिया, और एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि वरुण काव्या को पसंद करता है। उन्होंने वरुण को भी बोला था कि वो रायजादा फैमिली से बात करेंगे, पर वरुण माना ही नहीं। वहीं रुद्र बस नव्या को देख रहा था। नव्या भी बीच बीच में रुद्र को ही देख रहा था। रुद्र नव्या को अपनी दिल की बात बताना चाहता था, पर उसे वो चांस नहीं मिल रहा था। और उसे डर भी था कि कभी नव्या और उसकी रिलेशन में आने के बाद उसकी प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यही बात नव्या भी सोच रही थी कि ये उसकी भाभी का भाई है, पर दोनों ने डिसाइड किया एक दूसरे से अपनी दिल की बात शेयर करेंगे। उसके बाद जो भी सिचुएशन होगा वो सब बाद की बात होगी। ईशानी और मोक्ष दोनों बच्चों के साथ नीचे आ गए थे। नीलिमा जी ने ईशानी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह गए। मेरी बच्ची, तुमने अपनी मोम को बहुत डरा दिया था।
तुम्हें ठीक देखकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। ईशानी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। रिलैक्स मोम, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। अनुपम जी और रुद्र ने भी ईशानी को गले से लगा लिया। वहीं रुद्रांश जो अपने डैड के गोद में थे, दोनों आदमियों को अपनी मोम के गले लगता हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वो मोक्ष की तरह एक्सप्रेशन दे रहा था, जैसे अपनी मोम के लिए अभी फाइट करने लगेगा। उसने मोक्ष की गाल पर हाथ रखा और ईशानी की तरफ इशारे करके बोलने लगा, डा माँ माँ। रायजादा फैमिली में कोई भी उसकी इशारे को समझ नहीं पाया, पर बाकी सब समझ गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें हंसी आ रही थी। ये लड़का तो अपने डैड से एक कदम आगे जाएगा लगता है जलने में। नीलिमा जी कंफ्यूजन से बोली, क्या रुद्र हमारे पास आना चाहता है? इतना की कर उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, पर रुद्रांश उनके तरफ से नजर हटाकर अपने डैड के गले में झूल गया। मोक्ष की एक तरफ रुद्रांशी थी, दूसरे तरफ रुद्रांश। मोक्ष ने अपने बेटे को देखा, जो उसके गले में अपना मुंह छिपा रहा था। जैसे वो किसी को दर्शन ही ना देना चाहता हो। मोक्ष ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा। थोड़ी देर पहले रूम में तो ये लड़का उसकी बीबी से उसे अलग करने के लिए गला फाड़कर रो रहा था, और अब देखो कैसे उसके गले में झूल रहा है। रुद्रांश ने अपने डैडी को देखा, दूसरी तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो, डैड हम अपना झगड़ा बाद में सुलझा लेंगे, आप पहले इन सब को मोम से दूर कीजिए। तभी कल्पना जी नीलिमा जी को देखकर हंसते हुए बोली, नीलिमा जी ये लड़का इशारे करके बोल रहा है कि उसकी मोम से दूर रहिए, क्योंकि इसे पसंद नहीं कि उसके सिवा कोई भी लड़का उसकी मोम के आसपास भी आए। उनकी बात सुनकर रुद्र और अनुपम जी ने हैरानी से रुद्रांश को देखा। क्या अब उसकी प्यारी प्रिंसेस से मिलने के लिए उन्हें इस लड़के का परमिशन लेना होगा? रुद्र मुंह बनाकर बोला, हूँ एक मोक्ष क्या कम था, जो ये दूसरा मोक्ष आकर हमारी प्रिंसेस को हमसे दूर करना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर मोक्ष और रुद्रांश दोनों ने एक साथ घूर कर देखा, जैसे अभी रुद्र को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। तभी डैनी वहां पर आ गया। उसे देखते ही रुद्रांश के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने डैनी को देखकर फिर रुद्र की तरफ इशारा किया, मामा। डैनी ने घूर कर रुद्र को देखा। सब समझ गए कि रुद्रांश चाहता है कि डैनी रुद्र को सबक सिखाए। अरे सच में मोक्ष बेटा, रुद्रांश 100% तुम पर ही गया है, रोहिणी जी भी हंसते हुए बोली। ये देखकर रुद्र ने एक फीकी स्माइल पास किया, बस वहीं बाकी सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। ईशानी ने बस ना में सिर हिला दिया। हाय, ये बाप बेटे दोनों उसे लिए इतना पोसेसिव है कि वो घर वालों को भी उनके पास नहीं आने देंगे। नीलिमा जी और अनुपम जी हंसते हुए बोली, तो इसका मतलब हमारा नाती सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि गुण भी आपने डैड पर गया है। फिर काव्या ने ईशानी को गले से लगा लिया। ईशानी ने भी आज रितिका से सुना था कि काव्या ने घर पर उसकी और वरुण के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर है कि डैड इससे निराश और बेइज्जत होंगे। ईशानी को गुप्ता फैमिली के बारे में पता था, भले ही वो इतना बड़ा फैमिली नहीं था, पर फिर भी वो सब बहुत अच्छे और ईमानदार लोग थे। अगर काव्या अभी बता देती कि वो वरुण से प्यार करती है, तो वो शायद थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, पर डैड को बेइज्जत तो कभी नहीं करेंगे। ये सोचकर ईशानी को इस वक्त काव्या पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। जब ये मोक्ष से प्यार करती थी, तब उसने सोच लिया था वो कुछ भी करके मोक्ष को पाकर रहेगी। क्या काव्या के अंदर हिम्मत नहीं है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए? उसने काव्या को ठीक से देखा तो उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो अपनी आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। ईशानी ने उसकी कान के पास जाकर धीरे से बोली, बेवकूफ लड़की, तूने अभी तक डैड मोम को वरुण के बारे में बताया क्यों नहीं? ईशानी की बात सुनकर काव्या ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क गया। ईशानी ने उसे आंखें छोटी करके घूरा और बोली, तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? मैं मोम, डैड और गुप्ता फैमिली से बात करूंगी, डोंट वरी। उसकी बात सुन मार काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। अगर ईशानी ने बात किया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सभी डैनी, रुद्रांश और रुद्रांशी के साथ मस्ती करने में बिजी थे, किसी जा भी काव्या पर ध्यान नहीं था। ईशानी ने काव्या को बाहर भेज दिया। काव्या की मैसेज पाकर वरुण भी बाहर चला गया। दोनों इस वक्त गार्डन की एक कोने पर खड़े थे, जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। काव्या वरुण के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। वरुण ने जब काव्या को अपने इतने करीब देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे खींचकर गले से लगा लिया।
काव्या ने वरुण की इर्द गिर्द अपने हाथ को लपेट लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसक सिसक कर रो रही थी, उसकी आंखों की आंसू वरुण की शर्ट को भीगा रहे थे। वरुण को बुरा लग रहा था काव्या को ऐसे रोते देखकर। चुप हो जाओ बेबी, तुम्हें पता है ने मुझे तुम्हारी रोना बर्दाश्त नहीं है, वरुण ने उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला। काव्या ने अपनी अपनी आंसू भरी लाल आंखों से वरुण को देखा, उसकी लाल आंखों को देखकर वरुण की दिल में टीस सी उठी। वो नीचे झुका और काव्या की होंठों पर अपना होंठ रख दिया, और प्यार और पैशन के साथ उसकी होंठों को चूमने लगा। काव्या भी इस पल खुद को रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी वरुण को किस करने लगी। काव्या को भी खुद को किस करता देख ब्रिज और भी एक्साइटेड हो गया। वो 30 साल का होने वाला था, पर उसने काव्या के सिवा कभी किसी को किस नहीं किया था। इससे पहले वो काव्या को 2 बार किस कर चुका था। एक बार तक जब ईशानी ने दर्शित की कॉन्सर्ट में सबको बुलाया था। उस दिन काव्या और उसके बीच गलती से किस हो गया था, पर वरुण उस किस के खोकर काव्या में खोने लगा था। और दूसरी बार तब जब वरुण को पता चला कि काव्या की सगाई होने वाली है, और इसलिए काव्या उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है। उस दिन उसने गुस्से और जलन में आकर काव्या को आधे घंटे तक जबरदस्ती किस किया था, पर दोनों बार ही काव्या उसका साथ नहीं दे रही थी, पर इस वक्त काव्या उसका साथ दे रही थी किस में। इसी बात से ही वो खुश था। जब काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो वरुण ने उसकी होंठों को छोड़ दिया। काव्या वरुण के सीने से लगी गहरी गहरी सांसें लेने लगी, वहीं वरुण उसे शांत करवाने के लिए उसकी पीठ और सिर को सहलाने लगा। जब काव्या शांत हो गई, वो वरुण को देखते हुए बोली, वो लड़की कौन थी कल जिसके साथ आप रेस्टोरेंट में थे? कौन लड़की? काव्या की सवाल से वरुण सोचने लगा, तभी उसे याद आया। कल तो वो एक बिजनेस मीटिंग में तेजस के साथ एक रेस्टोरेंट गया था, और वहां मिस्टर शर्मा की बेटी भी थी, जो एंड में उसके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए बाहर आई थी। ओहो, तो तुम मिस्टर शर्मा की डॉटर की बात कर रही हो, कल जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। वो भी हमारी इस न्यू प्रोजेक्ट में पार्टनर है। मैं तेजस के साथ वहां मीटिंग में गया था। क्या तुम्हें जलन हो रही है बेबी? वरुण ने उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी बात सुनकर काव्या मुंह बनाकर बोली, मुझे भला क्यों जलन होगी? फिर मन ही मन बोली, मतलब मैं बेकार में ही इतना कुछ सोच रही थी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चैप्टर 308 वरुण और काव्या की शादी, निहारिका की ख्याल। वो भी हमारी इस न्यू प्रोजेक्ट में पार्टनर है। मैं तेजस के साथ वहां मीटिंग में गया था। क्या तुम्हें जलन हो रही है बेबी? वरुण ने उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, जो रोने की वजह से लाल हो गया था। उसकी बात सुनकर काव्या मुंह बनाकर बोली, मुझे भला क्यों जलन होगी? फिर मन ही मन बोली, मतलब मैं बेकार में ही इतना कुछ सोच रही थी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे। अच्छा, तो तुम्हें जलन नहीं हो रही है, तो फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? वरुण हंसते हुए बोला। उसे काव्या की फेस पर जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे काव्या छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वरुण की बेस्ट सुनकर काव्या की गाल शर्म से लाल हो गया। उसे सच में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी उस लड़की से, पर वो ये बात वरुण को बता नहीं सकती थी, वरना वरुण जरूर उसका मजाक उड़ाएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हुए, वरुण काव्या की गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला। तभी काव्या बोली, इशू मोम डैड से हमारे बारे में बात करने वाली है। ठीक है, तो फिर तो ये अच्छी बात है। मोम डैड भी आज अंकल आंटी से बात करना चाहते थे, वरुण ने उसकी हाथ पकड़कर कहा, और दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर अंदर चले गए। वहीं जैसे ही वो अंदर पहुंचे सब उन्हें देखने लगी। अपनी मोम डैड और भाइयों की नज़र खोद पर देखकर काव्या ने थोड़ा सिर झुका लिया। तुम दोनों यहाँ आकर बैठो, अनुपम जी ने गंभीर और कोल्ड आवाज में बोला। तो काव्या ने वरुण की हाथ को कसकर पकड़ लिया। वरुण ने काव्या की हाथ को धीरे से सहलाया, और दोनों जाकर सबके सामने सोफे पर बैठ गए। वहीं वरुण के मोम डैड भी दोनों को देख रहे थे। वो आज वरुण और काव्या की बात करना चाहते थे, पर उससे पहले ईशानी ने ही वरुण और काव्या के बारे में बात किया, इसलिए वो बस अनुपम जी और नीलिमा जी की राय जानना चाहते थे। अगर उन्होंने रिश्ते के लिए मना किया तो वो अनुपम जी और नीलिमा को रिक्वेस्ट करने वाले थे। वरुण ने अनुपम जी, नीलिमा जी और रुद्र को देखा, तीनों उन दोनों को ठंडे भाव से घूर रहे थे। ये देखकर वरुण पोलाइट आवाज में बोला, अंकल आंटी, हम एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं।
अगर आपको काव्या की चिंता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं काव्या को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपने कभी मुझे काव्या को मिसट्रीट करते देखा, तो आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। उसने काव्या की हाथ को टाइटली पकड़ लिया। उसकी आंखों में सच्चाई और काव्या के लिए प्यार साफ दिखाई दे रही थी, को हर कोई देख पा रहा था। वहां का माहौल बहुत गंभीर लग रहा था। तभी नीलिमा जी उन दोनों को देखकर बधाइयां लेकर बोले, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। उनकी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं उनकी बात सुनकर वरुण और काव्या ने हैरानी से उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को देखा। माहौल तुरंत लाइट हो गया था। अनुपम जी भी हंसते हुए बोले, हाँ तुम सही कह रही हो, दोनों सच में साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने मॉम डैड की बात सुनकर काव्या की फेस पर स्माइल आ गई। वरुण भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। वरुण के मॉम डैड भी बहुत रिलैक्स और खुश हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि ये सब इतना इजी गोइंग होगा। उन्हें तो लगा था उन दोनों की अनुपम जी और नीलिमा जी को बहुत देर तक कन्विंस करना होगा। तभी रुद्र भी हंसते हुए बोला, आपने जो कहा है उसे याद रखना। अगर मेरी बहन को परेशानी हुई तो मैं आसानी से आपको नहीं छोड़ूंगा। वरुण ने बस हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम जो चाहे कर सकते हो। नीलिमा जी काव्या की सिर पर आगे आकर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरी नादान बच्ची, तुम कब वरुण और अपने रिश्ते के बारे में बताने वाली थी? अगर आज हमारी बच्ची हमें नहीं बताती, तो क्या तुम कभी भी हमें बताने वाली थी? या तुम अपनी प्यार से अलग रहकर हमेशा दर्द में रहना चाहती थी? कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता बच्चा। हाँ, तो तुम इसलिए इतनी दिनों से इतनी दुखी थी। तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना। हमें बस बच्चों की खुशी चाहिए। वरुण से मैं पहले भी मिला हूँ। वरुण बहुत अच्छा लड़का है। मैं कभी तुम दोनों की शादी के लिए मना तो नहीं करता। अनुपम जी काव्या और वरुण को देखते हुए बोले। सॉरी डैड, मुझे लगा अगर मैंने ऐसा किया तो शायद सब ये कहेंगे कि आपने अपना वादा तोड़ दिया और आपको सबके बीच अपमानित होना पड़ेगा। काव्या सिर झुकाते हुए बोली। अनुपम जी स्माइल करते हुए बोले, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुप्ता फैमिली के साथ सालों से हमारा अच्छा रिश्ता है। अगर हमने रिश्ता तोड़ दिया तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे और तुम्हें भी समझेंगे बेटा। आपने मॉम डैड की बात सुनकर काव्या को बहुत अच्छा लगा। वो जल्दी से आपने मॉम डैड के पास जाकर दोनों को बारी बारी से हग कर लिया। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। फिर वो धीरे से ईशानी के गले लग गई क्योंकि बच्चे उसके गोद में बैठे थे। थैंक यू ईशू, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट इंसान, बेस्ट सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड जो जिसे मैं मिली हूँ। तुम हर वक्त हमेशा मेरी हर परेशानी की हल कर देते हो। तभी उसे अपनी गाल पर दो छोटे छोटे मुलायम हाथ महसूस हुआ। उसने देखा तो ये रुद्रांशी की हाथ था, जो उसकी आंसू को सहला रही थी या साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर काव्या ने उसकी गालों पर किस कर लिया। मेरी छोटी ईशानी, बिल्कुल तुम ईशानी की कॉपी हो। ईशानी भी हंसते हुए बोली, अब जब मॉम डैड को तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी तेजस और नंदिनी के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए। अनुपम जी ने ईशानी को देखा और बोले, बिल्कुल प्रिंसेस सही कह रही है। नीलिमा जी विनीता जी और सुधीर जी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रॉय, मिसेस रॉय, आपका क्या कहना है? अब जब दोनों बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या हम उनकी शादी करवा दें? उनकी बात सुनकर सुधीर जी और विनीता जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी जल्दी कराने में। हम तो कब से आपके साथ बात करना चाहते थे वरुण और काव्या की शादी को लेकर, पर वरुण ने ही हमें रोक लिया। पता नहीं दोनों बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कहने में कैसी शर्म। तभी कल्पना जी बोली, बिल्कुल तुमने सही बात कहा। मेरे बेटे को देखो, उसने कभी नहीं छुपाया कि वो ईशानी से प्यार करता है। उसने तो ईशानी से मिलने की 2 दिन बाद ही उससे शादी कर लिया। और अब देखो हमारे पोता पोती दोनों कैसे हमारे पास है। कल्पना जी विनीता जी को चिढ़ा रही थी। दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त थी। दोनों में ही शर्त लगी थी कि किसका बेटा पहले शादी करेगा। और यहाँ मोक्ष ने बाजी मार लिया। विनीता जी का मुंह बन गया। वो मुंह बनाकर बोली, ठीक है, तुम शर्त जीत गई, ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर वो नीलिमा जी को देखकर हंसते हुए बोली, अब ये मिस्टर एंड मिसेस रॉय कहने की जरूरत न्यूज है, वैसे भी आप हमारे होने वाली समधी समधन हो।
पूरे माहौल में खुशी भर गया था। मोक्ष को किसी से बात कर रहा वो फिर से आकर ईशानी के पास बैठ गया। सब वरुण और काव्या की शादी के बारे में बात करने लगे। तभी विनीता जी बोली, हम कल आपके घर हमारी बहू को शगुन देने आएंगे और हम सगाई की डेट भी पंडित को बुलाकर फिक्स कर लेंगे। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशानी दोनों बच्चों को सुलाने के लिए चली गई। क्योंकि दोनों बहुत देर से वहां उनके साथ बैठे हुए थे, उन्हें भूख और नींद लग रही थी। इसलिए दोनों ईशानी की सीने पर फेस रब कर रहे थे। मोक्ष भी ईशानी के हाथ से रुद्रांशी को लेकर ईशानी के साथ चला गया। वहीं जेल में सौदामिनी इस वक्त एक सेल में थी। उनके खिलाफ जो भी प्रूफ था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया था, उन्होंने बस प्रिया की कंधे पर बंदूक रखकर चलाया था। वो बस प्रॉपर्टी लेना चाहती थी, बाकी सभी क्राइम तो यशराज ने किया था। उन्हें उनकी साजिश की वजह से सिर्फ 2 साल की सजा मिली थी। ईशानी और मोक्ष मेहरा फैमिली कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें इतनी कम ही सजा मिली थी। जब से उन्हें पता चला था कि उनका प्यारा बेटा यशराज मारा गया है, वो गुस्से और दुख से बौखलाई हुई थी। ना तो अब उनके पास पैसा था, जिन पैसों के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था, और ना उनका बेटा था जो उनकी मदद कर सकता था, और ना ही उनकी फैमिली अब उनसे रिश्ता रखना चाहती थी। आज तक सिन्हा फैमिली से कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया है। जेल में कुछ महीने रहकर ही पूरी तरह अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उम्र और भी 10 साल ज्यादा हो गई है। पहले वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए पार्लर जाती थी, पर यहाँ उनकी झुर्रीदार स्किन साफ दिखाई दे रही थी। वो कैसे भी करके दामिनी से कांटेक्ट करना चाहती थी। उन्होंने न्यूज में दामिनी को देखा था जो खुद मुश्किल सिचुएशन में थी। सौदामिनी जी ने एक लड़की को बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था ताकि वो उसे एक फ़ोन कॉल करने दे। क्योंकि वो लड़की बहुत बड़ी गैंग मेंबर थी और वो चोरी छुपे फ़ोन अपने पास रखती थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे से सौदामिनी की सेल में आई और अपने पास उसने जो फ़ोन छिपा रखा था उसे सौदामिनी को दे दिया। सौदामिनी फ़ोन देखकर खुश हो गई। जल्दी से उसने किसी को कॉल किया और कुछ देर बात करने के बाद उसने उस लड़की को फ़ोन लौटा दिया और बोली, तुम्हें तुम्हारी पैसे मिल जाएंगे। वो लड़की सेल से बाहर चली गई। अगर सौदामिनी पैसे नहीं दे रही तो सौदामिनी का जीना वो यहाँ जरूर हराम कर देती। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से विला के मेन हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। ये भार्गव फैमिली थी। उन लोगों ने अपना बिजनेस को इंडिया में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें बहुत लॉस हो रहा था। इंडिया में राजवंश फैमिली की भरोसे वो यहाँ अपनी बिजनेस को ऊपर ले जा सकते थे। तभी निहारिका थोड़े गुस्से और निराश होकर बोली, वो ईशानी वो तो बिल्कुल ठीक ही गई है। जया जी सिर हिलाकर बोली, तुम मोक्ष के बारे में भूल जाओ, वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। तभी पुनीत जी जो निहारिका के डैड थे, वो चिढ़ते हुए बोले, मोम एज आप पहले इनिशिएट करती और निहारिका की शादी पहले ही उस मोक्ष के साथ करवा देते तो अभी हम राज करते। आपने बेटे की बात सुन मार। जया जी उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें क्या मोक्ष कोई बच्चा लगता है? अगर उसे निहारिका पसंद नहीं थी तो उसे कोई भी शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। निहारिका तो मेरे साथ पहले कई बार राजवंश विला गई थी। मैं उसे वहां किस लिए लेकर जाती थी? सिर्फ इसलिए ताकि वो मोक्ष के साथ अच्छा रिलेशन बना सके। पर वो कभी भी मोक्ष का दिल नहीं जीत पाए। इनफैक्ट वो उस घर में किसी का भी दिल नहीं जीत पाए। अगर वो भाई, भाभी या अखिलेश, कल्पना की दिल जीत लेती तो भी मोक्ष को ना चाहते हुए भी उससे शादी करना ही पड़ता। पर इसने इतने सालों में कोई भी फायदा नहीं उठाया। अब क्या लगता है मोक्ष ईशानी जैसी लड़की के होते हुए कभी भी तुम्हें चूज करेगा? जय जी निहारिका को देखते हुए थोड़े गुस्से से बोली। तो निहारिका ने अपना सिर झुका लिया। वो सच में मोक्ष से बहुत प्यार करती थी। दादी माँ, मोक्ष तो कंपनी भी नहीं आता है ज्यादातर, वरना शायद मेरे पास एक चांस होता उसका दिल जीतने का। दादाजी भी आपको अब घर नहीं बुला रहे हैं। अगर अंशुमान ने नहीं बताया होता तो हम ये भी पता नहीं चलता कि मोक्ष और ईशानी के 2 बच्चे हैं। अंशुमान आपने दादाजी की तरह स्ट्रेस फॉरवर्ड और ईमानदार लड़का था। उसका नव्या और दक्ष के साथ अच्छा रिलेशन था, तीनों बात करते रहते थे। अंशुमान दोनों बच्चों से भी मिलने एक बार गया था, उसने ही ईशानी की कोमा में होने वाली बात बताया था। तो निहारिका बहुत खुश हो गई थी। अगर ईशानी कोमा में ही मर गई तो उसके लिए मोक्ष की जिंदगी में जाना आसान होगा। वैसे भी ज्यादातर लोग कोमा में मर जाते थे।
फिर वो बच्चों से प्यार का नाटक करती। जब मोक्ष देखेगा कि वो उसके दोनों बच्चों को कितना प्यार करती है तो मोक्ष जरूर उससे शादी कर लेगा। पर कल जब अंशुमान खुश होकर दक्ष से बात कर रहा था, तब सबकी पता चला कि ईशानी को होश आ गया है, जिस वजह से निहारिका का प्लान फिर से फेल हो गया था। मैं उस ईशानी को छोड़ूंगी नहीं, निहारिका गुस्से से बोली। तभी एक मजाक भरी आवाज आई, तो क्या तुम भी मायरा की तरह मेंटल एसाइलम में रहना चाहती हो बहन? ये आवाज अंशुमान की थी।